हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस का अपना चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, क्लास 12th का पहला चैप्टर है। इसके कंप्लीट नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि दो ध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का अपना पहला चैप्टर है। तो दो ध्रुवीयता का तात्पर्य है दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यानी विश्व का दो भागों में विभाजित हो जाना। ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जो आपको पता होगा कि 1939 से लेकर के 1945 तक जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो मित्र राष्ट्र थे उसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक ही ग्रुप में थे, मित्र राष्ट्र थे। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 में, तो उसके बाद में विश्व की नेतागिरी करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि विश्व में एक छत्र राज्य करने के लिए दोनों ही जो राष्ट्र थे ये अपने आप को विश्व का नेता बताने लगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक प्रकार से दो ध्रुवीय विश्व का जो है वो की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। हम सब जानते हैं 1991 तक की स्थिति रही थी 1945 से। और इस दौरान विश्व के अधिकांश देश या तो अमेरिका के साथ दिखाई देते थे या सोवियत रूस के साथ, तथा विश्व दो गुटों में बंट गया था। इसलिए इसे दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। तो विश्व के जो देश थे ना, ज्यादातर सारे देश, सारे राष्ट्र नहीं, लेकिन ज्यादातर राष्ट्र जो है वो या तो अमेरिका के साथ हो गए थे या फिर जो है सोवियत संघ के साथ हो गए थे। और कुछ ऐसे नव स्वतंत्र राष्ट्र थे जो कि किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं थे, तो उन्होंने अपना एक अलग ही गुट बनाया था, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि दो ध्रुवीयता का जो अंत है ना, उसकी शुरुआत कब से होती है। तो अगर इससे पहले अपन थोड़ा सा इस चीज को देखें कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाए, तो आपको याद होगा कि जो बर्लिन की दीवार थी, ये बर्लिन की दीवार जो कि जर्मनी को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में विभाजित करती है, तो ये बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। ये बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। एक तरफ पूंजीवादी दुनिया जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरी तरफ साम्यवादी दुनिया जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। पूंजीवादी दुनिया यानी अमेरिका के नेतृत्व वाले देशों को प्रथम दुनिया के देश कहा गया, और साम्यवादी दुनिया यानी सोवियत संघ के नेतृत्व और उसके सहयोगी राष्ट्रों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। तो 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। यह दीवार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी, जो कि 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, अस्तित्व में रही थी। और आखिरकार पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। ये दीवार का तोड़ना जो है वो दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत मानी जाती है। तो जैसे ही ये जो दीवार थी इसको तोड़ा जाता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, और उसी के साथ साथ जो है वो सोवियत संघ के खेमा, जो सोवियत संघ खेमा था, उसके अंत की शुरुआत हो जाती है। और इसी से फिर जो है वो दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति की ओर विश्व जो है वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोवियत संघ का गठन कब हुआ था। तो हम बात करते हैं सोवियत संघ के गठन की। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर, यू फॉर यूनियन, एस फॉर सोवियत, एस फॉर सोशलिस्ट एंड आर फॉर रिपब्लिक्स कहा जाता है। सोवियत संघ में कुल मिलाकर के 15 गणराज्य थे, यानी कि 15 अलग अलग देशों को मिलाकर के सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। 1917 में महान बोल्शेविक क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का निर्माण किया गया। यह क्रांति समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। मतलब ये था कि ये जो क्रांति थी, इसमें समाजवाद का नारा दिया गया था, अर्थात समाज का सामूहिक रूप से जो समस्त प्रकार के जो उत्पादन था या समस्त प्रकार के जो स्रोत थे उस पर समान रूप से अधिकार, जिसका उद्देश्य एक समता मूलक समाज की स्थापना करना था। सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर कहा जाता है, हम इसे पढ़ चुके हैं। और 1917 में महान बोल्शेविक क्रांति के पश्चात जो है सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। इसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना पर बल दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों को सोवियत संघ ने फांसीवाद के चंगुल से मुक्त कराया था। अब यहाँ पर यह बात भी है कि पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर राष्ट्र सोवियत संघ के साथ जुड़ जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर राष्ट्र जो है वो अमेरिका के साथ जुड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रभाव में आए इन देशों की राजनीति और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सोवियत प्रणाली के अनुसार बनाई गई थी। सोवियत प्रणाली जिसे अपन सोवियत सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से छोटे छोटे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ के खेमे के जो राष्ट्र थे उन्हें किस दुनिया के देश कहा गया। साथ ही साथ अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र जिस खेमे में शामिल थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सोवियत जो प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। इस तरीके से कई सारे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें कि इस गुट का नेता जो है वो समाजवादी सोवियत गणराज्य था और यह देश वार्सा पैक्ट नामक सैनिक संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। आपको याद होगा 1955 में सोवियत संघ ने एक वार्सा पैक्ट किया था और ये अमेरिका के नाटो के खिलाफ था। अमेरिका ने 1949 में, अप्रैल 1949 में नाटो के तहत एक सैनिक संगठन की स्थापना करी थी। तो सोवियत संघ ने इसके खिलाफ 1955 में वार्सा पैक्ट के नाम से एक सैनिक संधि द्वारा विभिन्न देशों को अपने साथ में जोड़ा था। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि सोवियत प्रणाली जो है ये एक अनुकरणीय प्रतिमान था, एक रोल मॉडल था। इसकी क्या विशेषताएं थी, आखिर क्यों इसे जो है एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को एक आदर्श और अनुकरणीय प्रतिमान बनाने वाली कई विशेषताएं थी। पहली बात तो ये थी कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही एडवांस लेवल की थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे जिसमें खनिज, तेल, लोहा और इस्पात शामिल थे। बात करते हैं दूसरी इसकी विशेषता कि सोवियत संघ के पास एक व्यापक मशीन उत्पादन तंत्र था। इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन की सुविकसित और एकीकृत प्रणाली के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। तो और भी इसकी कई सारी विशेषताएं थी। बात यह है कि खनिज संसाधन विशाल मात्रा में थे उसके पास में, उसकी संचार व्यवस्था बड़ी उन्नत थी। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो मशीनों के द्वारा व्यापक उत्पादन होता था और आवागमन की व्यवस्था भी वहाँ पर हो चुकी थी बहुत तीव्र गति से। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखेंगे कि सोवियत संघ में घरेलू उपभोक्ता उद्योग यानी कि पिन से लेकर के, एक छोटी सी पिन से लेकर के सभी चीज़ों का उत्पादन स्वयं वहीं पर घरेलू स्तर पर होता था सोवियत संघ में। यद्यपि इसकी गुणवत्ता पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, पर फिर भी लोगों को कम कीमत पर सारी चीजें अपने ही देश में बनी मिल जाती थी। सोवियत संघ ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखों नहीं मरेगा। सरकार बुनियादी जरूरत की सभी चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा सोवियत व्यवस्था में बेरोजगारी लगभग न के बराबर थी। संपत्ति पर प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था और भूमि और अन्य उत्पादन पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं था। यहाँ पर समान रूप से सभी का अधिकार था और सारी जो चीजें थी, जो उत्पादन था, जो वितरण था, उस पर राज्य का अधिकार होता था। सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहां सभी आर्थिक निर्णय समाज को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा लिए जाते थे। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाना था, ताकि भविष्य में भी जो है आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। मिल्कियत यानी जिसे मालिकाना हक के नाम से जाना जाता है का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व होता था, यानी चीजों का मालिक जो है वो राज्य होता था, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोवियत जो प्रणाली थी उसकी प्रमुख विशेषता हमने देख ली। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे और जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था और उसकी शुरुआत कैसे होती है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, सोवियत गुट के विघटन के बारे में और दो ध्रुवीय व्यवस्था के विघटन के बारे में हम बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और हमारे जितने भी वीडियोस है टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट कोर्स बनाया है, वो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, आप उसे डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए 9079622989। आप उसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उससे आप मुझे टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।